उम्मीद और उम्मीद के पूरे ना होने पर मायूसी, ये जिंदगी के वो दो पहलू हैं जो साथ साथ चलते हैं। और अगर मायूसी लंबी हो जाए तो रास्ता भटकने की गुंजाइश बढ़ जाती है। इंसान हर मुमकिन कोशिश करता है इस मायूसी से पीछा छुड़ाने की, और अक्सर इस जद्दोजहद में अपने किए के परिणामों के बारे में सोचता ही नहीं है, और कभी कभी खुद ब खुद अपनी कब्र खोदने निकल पड़ता है और अपनों के साथ रहते हुए भी मीलों दूर एकांतवास में जीने लगता है। क्राइम पेट्रोल का आज का ये एपिसोड ऐसी एक कहानी को दर्शाता है जहां वास्तविकता उम्मीदों के विरुद्ध थी। हरीश, आंखें खोलो ना प्लीज। प्रतिमा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हरीश उठो ना, कुछ बोलो। हरीश प्लीज। क्या हुआ इन्हें? ये चोट कैसे लगी? पता नहीं सर। डॉक्टर साहब प्लीज मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए। देखकर तो लग रहा है कि किसी के साथ मारपीट हुई है। सिस्टर, इस केस के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। अब बात हरीश, सब ठीक हो जाएगा प्रतिमा, ठीक हो जाएगा वो। डॉक्टर का कहना है कि हरीश को मारपीट हुई है। इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? किसी के साथ झगड़ा वगैरह? नहीं सर, एक्चुअली चौल के बाहर हरीश हमें इसी हालत में मिले थे। साहब, हमारी चौल के पास में एक पार्किंग लॉट है जहाँ मैं अपना रिक्शा खड़ा करता हूँ। आज भी जब रिक्शा खड़ा कर रहा था तो मैंने देखा कि हरीश, हरीश, क्या हुआ रे तेरे को? हाँ? हरीश बोलना। अरे कौन किया तेरे को ये? फिर मैंने प्रतिमा को फोन किया और मेरे रिक्शे में हम दोनों उसको यहाँ लेकर आ गए। आप कौन है इनके? साहब, वैसे तो पड़ोसी हूँ, पर प्रतिमा को अपनी सगी बहन से भी ज्यादा मानता हूँ। अच्छा, आपको किसी पे शक है जो इस तरह हरीश पे हमला कर सके? नहीं सर, हरीश बहुत शरीफ इंसान है। वो तो कभी कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता है। हरीश काम क्या करते हैं? फिलहाल कुछ नहीं चल रहा है सर, लेकिन कुछ सालों पहले तक हमारा कपड़ों का बिजनेस था। जब से वो फ्लॉप हुआ है कोई काम नहीं है। लेकिन हरीश रोज सुबह उठकर बाइक से काम ढूंढने जाते हैं सर। अच्छा, हरीश के पास बाइक है, फिर भी वो पैदल क्यों चल रहा था? और उसने अपने इस हालत के बारे में आपको फोन तक नहीं किया? नहीं सर, और जब हरीश हमें मिला ना तो बाइक थी और ना मोबाइल। हरीश का फोन नंबर बताइए जरा। 99 सर फोन नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ है। एक काम कीजिए, उसके बाइक के डिटेल्स बताना। बाइक नंबर MH 094477। डॉक्टर साहब, सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा पाए। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा हरीश मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। आप प्लीज एक बार फिर से चेक कीजिए ना। बोलो ना इनको, वो ऐसे नहीं जा सकता। मुझे जो बोलो ना चेक करने के लिए, प्लीज बोलो ना। वो ऐसे नहीं जा सकता, हरीश ऐसे नहीं जा सकता मुझे छोड़ के। मात्रे, हमें इस बात की इंफॉर्मेशन है कि हरीश पे हमला हुआ था। वो किसने कब और कहाँ किया था इसका पता लगाना है। पहले तो उसकी मोटर बाइक ढूंढ लो और ये पता करो कि वो चाल तक मोटर बाइक पे आया था या किसी ने उसे छोड़ा था। ठीक है सर। और एक बात, ये हरीश कुछ काम धाम तो नहीं करता था, तो इसका पता करो कि उसका डेली रूटीन क्या था। हरीश की A to Z इंफॉर्मेशन निकालो। ठीक है सर। मम्मा आ गई। मम्मा, बाबा कहाँ है? मम्मा, आपने तो कहा था पापा को भी साथ में लेकर आएंगी। मम्मा, मम्मा, ये देखिए, मैंने अपने हाथों से पहना है। अच्छा लगा ना? मुझे पापा को दिखानी थी। मम्मा, पापा कहाँ है? वो आपके साथ नहीं आए? ये देखकर वो बहुत खुश हो जाएंगे। आइए सर, यही है वो बैग।
सर ये हरीश की ही बाइक है, क्योंकि हमें जो भी डिटेल्स मिली थी सब मैच कर रही हैं सर। सर ये देखिए, ये इंडिकेटर भी टूटा हुआ है और ये नंबर प्लेट भी टेढ़ा है, और सर ये बैकलाइट के ऊपर का फाइबर ये भी टूटा हुआ है सर। एक्सीडेंट हुआ है मतलब अनबन हुई होगी। कहाँ से उठाई है? सर यही अपने डिंडोशी नाके से। मात्र एक काम करते हैं, सर पहले आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं। इस आदमी को पहचानते हो? साहब ये तो वही आदमी है, कल 4 लड़कों के साथ इसका लफड़ा हो गया था साहब। कैसा लफड़ा? साहब पूरा गलती इसी का है, अपनी खटारा मोटरसाइकिल बीच रास्ते पे चला रहा था। और फिर साहब उनकी हट गई और फिर झगड़ा हो गया था। अबे दिखाई नहीं देता क्या बे? कहाँ चला रहा है गाड़ी? अबे तुझे सुनाई नहीं देता बहरे? तब से ऑन नहीं जा रहे। अरे तेरे बाप की सड़क है क्या? अबे बाप नहीं जा रहा है। हाथ क्या लगा दे? हाथ क्या लगा दे? अबे पकड़ पकड़, समझता नहीं? गाड़ी दे बे। अच्छा, इस आदमी का जिन 4 लड़कों से झगड़ा हो रहा था तुम उनको जानते हो? यहीं कहीं रहते वो लोग? नहीं नहीं साहब, उनको नहीं जानते हम। ठीक। इसे देखा है कहीं? हाँ साहब, कल इसी का तो 4 लड़कों के साथ खूब मारा मारी हो रही थी। रोड तेरे बाप की है कि तेरे खून में खराबी है? तो क्या बोला? खून में खराबी है सब? क्या बोला मैं? हाथ क्या लगा दे? हाथ पकड़ पकड़, छोड़ बस साले को, छोड़ साले। अच्छा, उन लड़कों को पहले कभी देखा था यहाँ? नहीं नहीं साहब, उनको पहले कभी नहीं देखा। ये झगड़ा शुरू किसने किया था? साहब किसी पुरानी बात पर झगड़ा चल रहा था। अबे अंधा बह रहा है क्या तू? एक बात तुझे समझ में नहीं आती? भूसा भरा है तेरे दिमाग में? तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ जो तेरे कहने पे चलाऊंगा, समझ गया ना? सड़क क्या तेरी बाप की है? यार ये खर्चा पानी लिया बिना मानेगा नहीं क्या? ठगड़ा। अच्छा, तुमको याद है कि उन लड़कों की कार किस रंग की थी? सफेद रंग की थी साहब। साहब बाइक तो पहले से खटारा हालत में थी, मारपीट में और भी टूट गई थी, इसलिए वो पैदल ही चला गया। किस तरफ गया था? इस तरफ गया था साहब। साहब उसके जाने के बाद वो लड़के फिर से आए, उसको ढूंढे लेकिन वो नहीं मिला, तो लड़के लोग चले गए। इतनी पूछताछ के बाद भी कुछ हाथ नहीं आया। सभी आए विटनेसेस अलग अलग बात बता रहे हैं, सिवाय एक बात के कि हरीश का जिनके साथ झगड़ा हुआ था वो 4 लोग थे और वो एक वाइट कार में आए थे। सर मुझे लगता है कि ये मामला रोड रेज का है, क्योंकि हरीश की पत्नी प्रतिमा भी यही कह रही थी कि हरीश की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। अगर ये मामला रोड रेज का है फिर भी हमें पूछताछ तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि रोड रेज का फायदा लेकर कोई अपनी आपसी दुश्मनी निकाल रहा हो। मात्र एक काम करो सर, यहाँ के सीसीटीवी फुटेज चेक करो और आसपास के गैरेज में पूछताछ करो पिछले 36 घंटे में कोई व्हाइट कार रिपेयरिंग के लिए आई है या नहीं। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। पाटिल सर। पता करो कि यहाँ पर ताला क्यों बंद है। ओके सर। क्या देख रहे हो बेटा? पापा को देख रहे। मम्मा ने कहा ये हमारे पापा हैं। मामा, अगर ये हमारे पापा हैं तो हम इनसे कैसे बात करेंगे? वो हमसे प्यार कब करेंगे? वो हमें गले कब लगाएंगे? जब ये दिया बुझ जाएगा तो पापा कहाँ मिलेंगे? तुम्हारे पापा के नाम का दिया कभी कब बुझ गया है बेटा। हमें आपसे कुछ बात करनी है। हरीश का किसी लड़कों के साथ झगड़ा था क्या? कोई दोस्त, रिश्तेदार या बाहर वाला कोई? सर मैंने आपको पहले ही बताया है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मेरा हरीश ऐसा था ही नहीं। जरा अपने दिमाग पे जोर दीजिए, वो भी ऐसा कोई जिसके व्हाइट कलर की कार हो। नहीं सर। सर, मैंने उस एरिया के सारे गैरेज में पूछताछ की है, सिवाय एक के, क्योंकि वो बंद था सर। और सर वहाँ के आसपास की दुकानों के सीसीटीवी फुटेज में भी हमें कुछ खास नहीं मिला है, क्योंकि क्राइम स्पॉट इनमें से किसी भी सीसीटीवी की रेंज में नहीं है। प्रतिमा और भरत भी अपने अपने बयां पर टिके हुए हैं।
पता नहीं सच बोल रहे हैं या सच को छुपा रहे हैं। जो भी हो, पता तो लगाना ही होगा हरीश को किसने मारा। मैं जानता हूँ ये सही टाइम नहीं है बात करने का, लेकिन तुझे याद है ना आज अपन लोगों को जाना है। भरत कैसी बातें कर रहा है तू? ऐसे कैसे चलेगा प्रतिमा? अभी हरीश के जाने के बाद ये सब और जरूरी हो गया है। हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। थोड़ा समझ, नहीं तो कभी नहीं बोलता तेरे को चलने को। सर, ये रही हरीश मोहिते की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, इस रिपोर्ट के मुताबिक हरीश की मौत सर पे किसी रॉड जैसी चीज के वार से हुई है। मात्र लेकिन आई विटनेस में से किसी ने भी रॉड का जिक्र नहीं किया। और आरटीओ वालों को हरीश की बाइक जहां मिली उस स्पॉट से हरीश की चौल करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। और जिस इंटेंसिटी से उस पे वार हुआ है, इसके बाद इतनी दूर चल के जाना इम्पॉसिबल है। सर, इसका मतलब कि झगड़े के बाद हरीश के सर पे रॉड मारा गया है। पीएम रिपोर्ट देखने से तो यही लगता है। मतलब झगड़े के बाद लड़के चले गए होंगे, मारपीट में हरीश का मोबाइल गिर गया होगा, इसलिए वो किसी को फोन नहीं कर पाया। और जब वो घर की ओर बढ़ रहा था तो किसी ने पीछे से आकर उस पे रॉड से वार किया। लेकिन सर, एक बात समझ में नहीं आई, अगर हरीश का कोई दुश्मन था नहीं तो ऐसा कौन कर सकता है? शायद कोई अपना, क्योंकि किसी राह चलते आदमी पर क्यों कोई वार करेगा? मात्रे सर, भरत ने अपने बयान में कहा था कि हरीश को इतनी बुरी हालत में उसने सबसे पहले देखा था और उसके बाद उसने प्रतिमा को इन्फॉर्म किया था। मतलब हरीश को उस हालत में देखने वाला भरत के अलावा दूसरा और कोई नहीं था। शायद ऐसा भी हो सकता है कि पहले भरत ने हरीश पे वार किया और उसके बाद प्रतिमा को फोन किया और उस पर कोई शक न करे, इसलिए वो अपने ही ऑटो में हरीश को हॉस्पिटल ले गया। मादरे, इस भरत के सब डिटेल्स निकालो और उसके पहले क्राइम स्पॉट पे जाके इस बात का पता करो कि किसी आई विटनेस ने झगड़े के दौरान कोई रॉड देखा था या नहीं। ठीक है सर। हरीश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस के शक के दायरे को बढ़ा दिया। बेशक पुलिस के पास तमाम सवालों के जवाब नहीं थे, लेकिन यह तय था, यह बिल्कुल साफ था कि हरीश को जानबूझकर मारा गया था। पुलिस अब यह समझने की कोशिश कर रही थी कि हरीश की मौत के पीछे उसके साथ हुई रोड रेज की वारदात थी या फिर उसका कोई दुश्मन। कहीं प्रतिमा और भरत के बीच में जो कुछ चल रहा था वही तो इसका जिम्मेदार नहीं था। आखिर वो कौन सी मजबूरी और जरूरत थी जिसके आगे प्रतिमा ना चाहते हुए भी घुटने टेकने पर मजबूर थी? इस केस की परतें धीरे धीरे खुलनी शुरू हो चुकी थी। अब देखना यह था कि वो किसके ऊपर जाकर रुकने वाली थी। अच्छा, कल जो लफड़ा हुआ था उसमें किसी ने रॉड भी इस्तेमाल किया था क्या? नहीं साहब, रॉड तो नहीं था। अरे नहीं साहब, हथियार वगैरह कुछ नहीं चला, केवल लात भूतों से ही मारा मारी हो रही थी साहब। साहब, मैं तो ये लफड़ा नजदीक से देखा था, लेकिन रॉड बीट नहीं यूज किया था। ठीक। कड़े सर, इन सबको पुलिस स्टेशन लेकर चलो और इसके चार्टिस्ट से उन चारों लड़कों के स्केच बनवाओ। ओके सर। सर, किसी भी आई विटनेस ने उस लड़ाई झगड़े में रॉड या रॉड जैसी किसी भी चीज का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि हरीश पे हमला घर जाते हुए हुआ है और किसी जानने वाले ने हमला किया है, या फिर शायद जिनके साथ झगड़ा हुआ उन लोगों ने वापस आके हरीश पे हमला किया है। मात्र एक काम करो सर, झगड़े की जगह से लेकर हरीश के घर तक का रास्ता छान मारो, देखो कोई सबूत या खून का डब्बा वगैरह मिलता हो तो। अरे सुनो। जी सर। ये भरत अपनी ऑटो कहाँ लगाता है? वहां लगा था। उस तरफ से देखो। सर, हमने पूरे रास्ते को अच्छे से चेक किया, लेकिन ना ही कोई सबूत मिला और ना ही कोई खून के निशान। हो सकता है खून रास्ते पे गिरा हो और बारिश की वजह से धुल गया हो। पॉसिबल है सर। और सर, हमने वो पार्किंग लॉट भी चेक किया है जहाँ पर भरत अपना ऑटो पार्क करता है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ नहीं मिला है सर। इसका मतलब हमला करने वालों में किसी अनजान इंसान के चांसेस कम है। मात्रे सर, भरत को टारगेट करो। हरीश का मार्केट का झगड़ा, उसका भरत को मिलना और भरत का उसे हॉस्पिटल ले जाने के टाइमिंग मैच करो। अगर कुछ लूपहोल मिले तो इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। स्नेहा, आई अभी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उठो, अच्छा उठो, कुछ नहीं होगा। आई है ना? दर्द हो रही है। यहाँ बैठो। बहुत दर्द हो रहा है।
लेटो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। स्नेहा आई है ना यहाँ? हाँ, कुछ नहीं होगा, आई है ना यहाँ पे? आई है ना स्नेहा? स्नेहा कुछ नहीं होगा, आराम से लेटो। स्नेहा, 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 स्नेहा। बेटा लंबी सांस लो। डॉक्टर प्रतिमा 1 मिनट। देखो प्रतिमा, अब हम और वेट नहीं कर सकते, हमें इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा जितनी जल्दी हो सके, वरना बहुत देर हो जाएगी। तुम जितनी जल्दी हो सके 2 लाख रुपए का इंतजाम करो और उसका ऑपरेशन करवाओ। और यदि कोई भी इमरजेंसी हो तो मुझे फोन करो, ठीक है? भरत, मुसीबतें खत्म ही नहीं हो रही हैं। पता नहीं कब तक हमें मजबूरी में ये सब करना पड़ेगा। तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ मेरे बच्चों। क्या हुआ? आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। अगर आई को पता चल गया कि आप यहाँ पे आए थे तो आई हमें बहुत डांटेगी। उस दिन जो झगड़ा हुआ था, ये आदमी था क्या वहां पे? नहीं साहब, ये आदमी नहीं था। भारत बहुत अच्छा आदमी है साहब, ना किसी से झमेला करता है और ना किसी के झमेले में पड़ता है। अपने काम से काम रखता था। प्रतिमा के अलावा उसका किसी से लेना देना नहीं है साहब, और अपनी सगी बहन से ज्यादा उसको मानता है। क्या भरोसा साहब आजकल के लोगों का, नाम के लिए मुंह बोले भाई बहन लगते, अंदर से क्या चलता है क्या मालूम। कहीं वो औरत सच तो नहीं कह रही? ये मुंह बोले भाई बहन के आड़ में कुछ और तो नहीं चल रहा? और हरीश का खून इस आड़ का नतीजा तो नहीं? और सर यहाँ पर काफी लोगों का कहना है कि प्रतिमा भरत के साथ हरीश से भी ज्यादा वक्त गुजारती थी, और ये सिलसिला अब भी चल रहा है। सर आखिर क्या वजह हो सकती है इस मेल में? पुलिस इंक्वायरी चल रही है, और ऐसे में हमारा ये सब करना, तुम्हें नहीं लगता अगर किसी ने देख लिया तो हम लोग फंस जाएंगे? अरे तू टेंशन काहे को लेती है? कोई नहीं देखेगा, मैं सोच समझ के प्लान किया है। आज जाना कहाँ है? 3 नंबर, और हाँ, कम से कम 50 का जुगाड़ करके लाना इस बार। प्रतिमा बहुत मिलनसार थी साहब। घर में पैसे की मारामार होने के बावजूद वो सब कुछ अच्छे से संभाल लेती है साहब। और ये हरीश आदमी कैसा था? वो तो 1 नंबर का निकम्मा है साहब, बस दिन भर इधर उधर घूमता रहता है, काम धाम तो कुछ नहीं करता है। वैसे दारू की लत लगा ली है उसने अपने आप। हरीश संभाल के। हरीश क्या दिखाना चाहती है? कि मैं बेवड़ा हूँ और तू बहुत शरीफ है। तेरी वजह से हो गया हूँ मैं बेवड़ा। चलो हरीश। जिंदगी बर्बाद करके रख दी तूने मेरी। गाली गलौज तो रोज का था साहब। अभी काफी दिनों से वो उसे पीटने भी लगा था, और वो बेचारी उफ तक नहीं करती थी। क्या ये रोज रोज वही सब्जी? क्या दिखाना चाहती हो तुम? मैं निकम्मा हूँ, अच्छा खाना भी नहीं खिला सकता? नहीं चाहिए तुम्हारा खाना। क्या हुआ आई? पापा कहाँ चले गए? बड़े ताज्जुब की बात है, हरीश के इतने टॉर्चर करने के बाद भी प्रतिमा को उससे कोई शिकायत नहीं है। ऐसी कौन सी मजबूरी, कौन सी कमजोरी है कि प्रतिमा ये सब बर्दाश्त कर रही थी? सर, जब हमने प्रतिमा से हरीश के बारे में पूछा था, तब भी उसने हरीश को शांत और शरीफ आदमी बताया था। नहीं सर, वो झूठ क्यों बोलेगी? इसी का तो पता करना है मात्रे। ऐसे कौन से वीकनेस, कौन से रहस्य प्रतिमा के साथ इस तरह जुड़े हुए हैं कि वो हरीश का टॉर्चर भी सह रही थी?
नाटक तो नहीं किया वो? नहीं। एक काम कर, ये पैसा संभाल के रख, ऑपरेशन के एडवांस के लिए काम आएंगे, ठीक है? सर, हरीश मोहिते का जिन 4 लड़कों के साथ झगड़ा हुआ था, उनके जो आई विटनेस थे, उनके आधार पर ये 4 लोगों के स्केच बन गए हैं। ठीक है, तुम जाओ। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, अच्छा ठीक है, रखो। सर, एक इंफॉर्मेशन मिली है। सर, वो जो गैरेज उस दिन बंद था, सर जिस दिन लड़ाई झगड़ा हुआ उसी दिन एक कार आई थी वहां पर रिपेयरिंग के लिए। उस गैरेज से उस गाड़ी का नंबर मिल गया सर। आरटीओ से पता चला है कि वो कार किसी टोनी सैमुअल के नाम पर रजिस्टर्ड है। चलो अब डिटेल में बताओ, क्या क्या हुआ था उस दिन? सर उस दिन झगड़ा हुआ था, पर गलती उस बाइक वाले की थी। वो बहुत ही स्लो चला रहा था। मैं बहरा है क्या? हमने उसे कई बार हॉर्न भी मारा, पर वो जानबूझ कर साइड नहीं दे रहा था। मैं हट नहीं रहा यार इसकी तो। अबे दिखाई नहीं देता क्या बे? कहाँ चला रहा है गाड़ी? अबे तुझे सुनाई देता बहरे, तब से ऑन नहीं जा रहे। अरे तेरे बाप की सड़क है क्या? अबे बाप भी नहीं जा रहा है। हमने उसे मारा था, पर इतना भी नहीं कि उसकी जान चली जाए। पहली बार कम मारा, दूसरी बार कितना मारा? सर, दूसरी बार देखो, झूठ बोलने से फायदा नहीं है। आई विटनेसेस ने साफ कहा है तुम लोग वापस आए थे। बताओ। सर, एक्चुअली आगे जाने के बाद हमें लगा कि हमें उसे और सबक सिखाना चाहिए, इसलिए हम वापस आए। पर सर, हमने उसे बहुत ढूंढा, वो मिला नहीं। फिलहाल तुम जा सकते हो, लेकिन ये केस सॉल्व होने तक ये शहर छोड़ के नहीं जाना, समझे? जाओ। पाटिल सर, लक्ष ठेवा चौकांवर। मैं देख कर आती हूँ दोनों। स्नेहा, सायली, स्नेहा, भरत, वो स्नेहा और सायली दोनों ही ऊपर नहीं है। क्या? मुझे ये केस रोड रेज का नहीं लगता, ये किसी पर्सनल दुश्मनी का मैटर है। लेकिन सर, हरीश और प्रतिमा के बैकग्राउंड में तो ऐसा कुछ नहीं मिला है। सर, इन दोनों की लव मैरिज हुई थी और शुरुआत में सब कुछ ठीक भी चल रहा था। हेलो, हटाओ इनसे। चलो पीछे चलो, चलो पीछे। मेरी बच्चियां, मेरी बच्ची को ढूंढ के ला दो। रो मत रे, मिल जाएगी। सर मेरी बच्चियां गुम हो गई है सर। प्लीज आप अपने आप को संभालिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके बच्चों को ढूंढने की। आप में से किसी ने देखा है बच्चों को किसी अनजान आदमी के साथ जाते हुए? थोड़ी देर पहले दोनों बच्चियां आई थी, मैं ये समझा कि रोज की तरह खेलने जा रही हैं। वो दोनों जा रही थी तो मैंने स्नेहा से पूछा भी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो कहाँ जा रही हो, लेकिन वो बोली कि अब वो ठीक है और दोनों निकल गए। मात्रे, दोनों बच्चों के फोटो सर्कुलेट करो। और मुझे मालूम है कि स्नेहा सायली किसके साथ गई। अरे ताई, कहाँ है मेरी बेटियां? कहाँ छिपा कर रखा है? हाँ? सायली, स्नेहा, बोल कहाँ है? ताई सुन मेरी बात। मम्मा, हम अपनी मर्जी से नहीं आए, नाना में जबरदस्ती लेकर आए। जानती थी मैं, मेरी बेटियों पर आपका कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ये सिर्फ मेरी बेटियां नहीं है, उस हरीश की भी बेटियां हैं जिसे आपने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। बच्चियों को किडनैप क्यों किया आपने? साहब, ये मेरी नातियां हैं, मैं भला इन्हें क्यों किडनैप करूंगा?
मैं बस उन्हें थोड़ा घुमाना चाहता था, खुशियां देना चाहता था। और साहब मैं बिना बताए इसलिए लेके आया कि प्रतिमा मुझे इन्हें मिलने नहीं देती थी। वाह, मैं आपको इनसे मिलने नहीं दूंगी तो आप मेरी बेटियों को किडनैप कर लेंगे। काय बोलती तू? बाबा है वो हमारे। बाबा होंगे वो तेरे, मेरे बाबा नहीं है। और मेरे पति को एक्सेप्ट नहीं किया, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करती। अरे वो निकम्मा था इसी लायक। शट अप! बिल्कुल बकवास नहीं। वो इस दुनिया में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू उनके बारे में कुछ भी बोलता जाएगा। तू क्या, कोई भी कुछ भी कहे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलो यहां से। प्रतिमा को हरीश के लिए अपने पिता से लड़ते हुए देखकर मुझे नहीं लगता वो हरीश के खिलाफ कुछ कर सकेगी। और ये भरत और प्रतिमा का रिलेशन हम कुछ ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, और ये रिलेशन नाजायज होने के चांसेस बहुत कम हैं। सर अगर ये प्रतिमा वाला पर्सनल एंगल निकाल भी दिया जाए तो फिर हरीश को मारा किसने होगा? इस केस में और एक पर्सनल एंगल आ गया है, प्रतिमा के पिता अशोक और भाई अश्विन का। ये दोनों हरीश से बहुत नफरत करते हैं। हो सकता है दोनों में से किसी ने या दोनों ने मिलकर हरीश को मारा हो। एक काम करो सर, दोनों की डिटेल्स निकालो और देखो दोनों के नफरत की हद कहां तक है। ठीक है सर। स्नेहा, साइली, देखो आई क्या लेकर आई है, जल्दी आओ। साइली, कपड़े और ये देखो खिलौने भी हैं। ये मैं लूंगी। ओके, और चॉकलेट भी है। अच्छी है ना? हाँ। मेरा लड्डू बेटा, आई ना तुम्हारी हर चीज का ख्याल रखेगी, स्नेहा का इलाज कराएगी, और तुम दोनों को जो कुछ चाहिए आई से कहना, हाँ? लेकिन कभी भी किसी से भी बाहर वाले से नहीं लेना, नाना से भी नहीं। अरे वाह, सर ये हरीश की कंपनी में मैनेजर है। थैंक यू सर। सर इनका कहना है कि अशोक ये कभी नहीं चाहता था कि हरीश और प्रतिमा की शादी हो। सर शादी के पहले और शादी के बाद में भी इन लोगों में आपस में कभी नहीं बनती थी। यहां तक कि एक बार ऑफिस में अश्विन ने हरीश पर हाथ भी उठा दिया था सर। अभी पिछले महीने की बात है सर। अरे तुम्हारी औकात नहीं थी तो शादी क्यों की मेरी बेटी से, और कितना दुख दोगी मेरी बेटी को। देखो मैं बोलता हूं वैसे करो, उसे डिवोर्स दो और आजाद करो। इसके बदले में तुम्हें जो भी चाहिए ना हम देंगे। मुझे प्रतिमा के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए, और आप ये डिवोर्स का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। ये प्यार से समझा रहे तो समझ जा, अलग हो जा उससे, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं अलग करने के। देखते हैं कितना दम है तेरे तरीकों में। तू जाता रहता आता नहीं। तब ये सब करने के लिए सही वक्त और सही समय नहीं है। ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, अच्छा ठीक है रखो। सर एक इंफॉर्मेशन मिली है, हरीश का जिन 4 लड़कों से झगड़ा हुआ था वो सब नेशनल कॉलेज के स्टूडेंट हैं। और सर खास बात यह है कि अश्विन भी उसी कॉलेज का पास आउट है। इसका मतलब अश्विन से बात करने का टाइम आ गया। तुमने अपनी बेटियों को बताया कि ये सब हराम की कमाई से आया है? नहीं, अब मैं बता देता हूं। देख बहुत हो गया, मुझसे पंगा मत लेना वरना वरना क्या? क्या कर लेगा तू? देख लूंगा तुम दोनों को, ऐसी हालत करूंगा ना सोच भी नहीं सकते। चल चल निकल इधर से, समझा ना, जो करना कर ले। देख लूंगा, चल। नहीं सर, इन चारों में से किसी एक को भी नहीं जानता मैं। ये तो अभी कॉलेज में है, मुझे कॉलेज पास आउट होके काफी समय हुआ है। रही बात हरीश पे हाथ उठाने और उसे धमकी देने की, सर वो सब मैंने गुस्से में कहा था सर, क्योंकि मैं मेरी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और उसे इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं हरीश का खून करवा सकता हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो। मात्रे सर
ये अश्विन, अशोक, भरत और प्रतिमा के पीछे सिविल में अपने आदमी लगाओ। हो सकता है इन चारों में से कोई एक ये केस सॉल्व करने में हमारी मदद करे। ठीक है सर। हरीश के कत्ल के केस में हर खुलासा एक बंद गली में जाकर खत्म हो जाता था। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद कातिल उनके शिकंजे से दूर था। संदिग्धों में सबसे ऊपर प्रतिमा नजर आ रही थी। प्रतिमा और भरत का रिश्ता भी शक के घेरे में था। कोई प्रतिमा के साथ मारपीट करता तो कोई उसे धमकाता, जबकि उसके आस पड़ोस के लोग ये मानते थे कि प्रतिमा सभ्य और सुशील है, अपनी बेटियों पर जान छिड़कती थी और वो अपने पति से भी बेहद प्यार करती थी। आखिर इन सभी रूपों में से प्रतिमा का असली रूप कौन सा था? इन सारे सवालों के बीच एक और हादसा हुआ। साइली को किसी ने अगवा कर लिया और शक सीधे अशोक प्रभु पर जा टिका। साइली कहाँ है? मुझे नहीं पता। झूठ बोल रहे हैं ये सर, मेरी बेटी को इन्होंने ही छुपा कर रखा है। सॉरी मिस्टर अशोक, हमें आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। ढूंढो। कर दे। काही सापडला? नाही साहेब, काय नाही सापडलं। सर कुछ नहीं मिला। जैसे तुम अपनी बेटियों के लिए तड़प रहे हो ना, वैसे मैं भी तुम्हारे लिए तड़प रहा हूं। बेटी, मैं तुम्हारा बाप हूं, दुश्मन नहीं। मैं भी एक मां का दुख दर्द समझ सकता हूं। सुनिए, प्रतिमा का घर कौन सा है? अरे ओ, तू बाहर आती है या मैं अंदर आऊं? तेरी तो यहाँ है तू। आज इसी अपने यार को भेजा था ना मेरे पति को फिर से लूटने के लिए। अरे आप हैं कौन और यहाँ ऐसे चिल्ला क्यों रही हैं? अच्छा, तो तू मुझे नहीं जानती, मेरे पति को तो जानती है ना, जिसके पैसे तू उड़ाती है। हाँ, अरे कितनी भूख है तुझमें, इसकी हराम की कमाई खाता है ना तू। ए मैडम, तू बड़ी औरत होगी अपने घर की, इधर चाली के लोगों को बदनाम करने का नहीं। वो शरीफ है, इसका मतलब ये नहीं कोई भी उसको दबाते जाए। चल निकल, फुट। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन तुझे ना मैं देख लूंगी। तू बाहर निकल यहाँ से। तुझे तो ना मैं देख लूंगी। मेरा घर तोड़ेगी तू, कमी नहीं खाएगी। सर, मैंने उसके घर जाकर झगड़ा किया था, पर आप ही बताइए मैं और क्या करती। मुझे आज भी यकीन है कि वो मेरे पति को अपने झांसे में फंसा रही है। ये बात आप अपने मन से बना रही है या ऐसी कोई बात आपके पति ने मान भी ली है? सर, दुनिया का कौन सा पति अपने मुंह से बोलेगा कि वो बाहर गोबर खा रहा है? प्रतिमा को जानते हो आप? कौन प्रतिमा सर? देख, तेरी बीवी ने सब उगल दिया है, इसलिए जितना छुपाएगा उतना ज्यादा फंसेगा। चलो सच सच बोल, क्या चल रहा है तेरा प्रतिमा के साथ? सर, आप जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं चल रहा है, उल्टा मैं फंसा हुआ हूँ। फंसा हुआ मतलब? कुछ महीने पहले प्रतिमा मेरी दुकान पर आई थी। आइए मैडम। हेलो, एक्चुअली मेरे भाई की शादी है, तो होने वाली दुल्हन के लिए ज्वेलरी बनवानी थी। हाँ हाँ, अभी दिखाता हूँ। भाई साहब, एक प्रॉब्लम है छोटी सी। ज्वेलरी मम्मी की पसंद की बनवानी और मम्मी बेड रिडन है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप शॉप से ज्वेलरी लेकर घर आ जाएं और वो वहीं पर पसंद कर लें? मैडम, एक्चुअली हम लोग ज्वेलरी ऐसे किसी के घर नहीं ले जा सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं डिज़ाइन लेकर आपके घर ज़रूर आ सकता हूँ। वो डिज़ाइन देखेंगी, पसंद करेंगी और आप ऑर्डर दे सकते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। आप मुझे पेन पेपर दे दीजिए, मैं एड्रेस दे देती हूँ। श्योर। हाँ मैडम जी, आज की तारीख के सारे लेटेस्ट डिज़ाइन मैंने आपके लिए लाया है, तो जल्दी से अपनी माताजी को बुला लीजिए, मुझे थोड़ी देर भी हो रही है। माताजी तो है नहीं और उनकी जरूरत भी नहीं है। और अब जो मैं कहूंगी आपको वही करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? अरे मैडम जी, ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए, छोड़िए मैडम जी, प्लीज छोड़िए मुझे। नहीं, छोड़िए। मैडम जी, ऐसा क्यों कर रही हैं आप? सही लग रहा है ना तू? हाँ, देख, तेरी बहुत फोटो है साल में मेरे पास। अभी पैसा देगा या पुलिस में जाऊं? तेरी बीवी को दिखाऊं? नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। चुप। तब से वो दोनों मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं सर। कितने पैसे मांगते हैं? 20-50 हज़ार से ज्यादा नहीं मांगते सर। वो मेरी मेहनत की कमाई को ऐसे लूट रहे हैं। अच्छा, तो तुम्हारी मेहनत की कमाई बचाने के लिए पुलिस के पास क्यों नहीं आए? अगर नाम खराब होगा तो धंधा भी खराब होगा ना सर। मात्र मुझे नहीं लगता हीरामन झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके पास उसके इनोसेंट होने का कोई सबूत नहीं है। मुझे लगता है हमें प्रतिमा और भरत से और पूछताछ कर लेनी चाहिए।
हाँ, लेकिन उसके पहले साइली का पता लगाना जरूरी है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, क्या? ठीक है, हम आते हैं। सर, प्रतिमा का कॉल था, उसको साइली के किडनैपर का फोन आया था। रैंसम कॉल? यस सर। फटाफट नंबर लो और कॉल ट्रेस करवाओ। ठीक है सर। जी, हाँ सर, मैंने बच्ची को किडनैप किया था, लेकिन मैंने उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की, बल्कि उसे खाना खिलाया, चॉकलेट भी दी। आप चाहे तो बच्ची से पूछ सकते हैं। अच्छा, तो बच्चे को खाना और चॉकलेट खिलाने के लिए किडनैप किया तुमने? बोलना। नहीं सर, उसकी माँ के पास मेरे कुछ फोटो है जिसके जरिए वो मुझे ब्लैकमेल करती है। मैं बस वो फोटो लेना चाहता था। लगता है तुम्हारे पास बहुत पैसा है। क्या काम करते हो तुम? सर, गोरख भी हीरामन की तरह ज्वेलर है। भरत और प्रतिमा ने इसे भी हीरामन की तरह फंसाकर ब्लैकमेल करके पैसा लिया था। हम गरीब लोग हैं साहब, खाने तक के वांदे रहते हैं कभी कभी। ये ज्वेलर फिलर से हमारा क्या वास्ता साहब? और मैं तो इन दोनों का नाम भी पहली बार सुन रहा हूँ। ज्यादा होशियारी नहीं, समझे? तुम दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, उसमें साफ पता चलता है तुम दोनों ने ही उन लोगों को कांटेक्ट किया था। चल अब बिना मार खाए बोल, सच बोल, चल। सर, हम लोगों ने ही ब्लैकमेल किया था उन लोगों को, लेकिन किसी लग्जरी के लिए नहीं सर, मजबूरी में किया था। हाँ, तुम्हारी मजबूरी है और काली करतूतों का पता हरीश को चल गया था, इसलिए दोनों ने मिलकर उसे मार डाला। नहीं साहब, नहीं, हम उसको नहीं मारे साहब, मैं सच कह रहा हूँ। सर, हरीश मेरा हस्बैंड था, बहुत प्यार करती थी मैं अपने पति से, और उसी को मारकर खुद को विधवा और अपने बच्चों को यतीम तो नहीं करूंगी ना मैं। जब मुझे पता चला स्नेहा के दिल में छेद है तो मैं ये बात हरीश को बता नहीं पाई। उसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे सर, और मजबूरी में मैंने खुद ये रास्ता चुना। साहब, प्रतिमा मेरे लिए सगी बहन से भी ज्यादा है। मैं उसको ऐसे कैसे तकलीफ में देखता? कमाई ज्यादा थी नहीं कि उसकी मदद कर पाता, इसलिए मैंने ही उसको ये रास्ता सुझाया था। पर साहब, हम सच बोल रहे साहब, हमने हरीश को नहीं मारा साहब। अगर इन दोनों ने नहीं तो किसने हरीश को मारा होगा? मात्रे कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रतिमा से बदला लेने के लिए इन तीनों ज्वेलर्स में से किसी ने खून किया हो? एक काम करो सर, तीनों का कच्चा चिट्ठा निकालो। तीनों विक्टिम्स में से कोई एक क्रिमिनल हो सकता है। ठीक है सर। मम्मा, 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 तेरी बेटियां देख तुझसे मिलने आई है। बहनी, इन दोनों को यहाँ से ले जाइए। मैं नहीं चाहती कि ये दोनों अपनी माँ को इस हालत में देखें और सारी जिंदगी शर्मिंदा होकर जी। प्लीज इन दोनों को ले जाओ यहाँ से, ले जाओ प्लीज। हेलो, ठीक है सर। हरीश का फोन जो इतने दिनों से बंद था वो ऑन हो गया है। जोगेश्वरी स्टेशन के बगल में एक मोबाइल शॉप है, वहीं पर कोई उसे बेचने आया था सर। हमें पता है ये मोबाइल तुम्हारा नहीं है। चोरी किया ना तूने? हाँ, ये खून किया इसके लिए, एक आदमी को मारा। बोल क्या क्या किया और बोल। साहब, मैंने किसी को नहीं मारा है साहब, मैं सच बोलता है। वो मोबाइल मैंने चुराया साहब, पर किसी की जान लेके नहीं। वो तो मौके का फायदा उठा के साहब मैंने चुराया। तुझे क्या लगता है तेरी बात पे हम विश्वास करेंगे? हाँ साहब, मैं उसे क्यों मारूंगा साहब? पर साहब, मैं जानता है उसको कौन मारा है। वो सब लोग जाने के बाद मैं उधर दिंडोशी के नाके पे था साहब, वापस घर जाने के लिए निकला था। तो वहाँ पे सुनसान गली पड़ती है साहब, वहाँ पे रिक्शा वाले ने ब्रेक मार कर साइड में रुका है साहब।
वो रिक्शा का ड्राइवर नीचे उतरा साहब और एक आदमी के सर पे रॉड से मारा साहब। जिस आदमी को उसने मारा था वो साहब वो वही आदमी था साहब जिसका डिंडोशी चौक पे लफड़ा होता साहब। उसका वो मोबाइल था साहब। मैंने नहीं मारा साहब किसी को, साहब मैंने नहीं मारा साहब। सर वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, हम हरीश को मारना नहीं चाहते थे। और ये सारी बातें मैं आपको पहले ही खुद बता देती, लेकिन फिर अपनी बेटियों के बारे में सोचा, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो उनका कौन सहारा होगा। साहब हरीश की हालत देख के ही मैंने प्रतिमा को उधर बुलाया था। हम लोग उसे हॉस्पिटल लेके ही जा रहे थे। हरीश आंखें खोलो ना। भरत फास्ट, प्लीज फास्ट। हरीश ठीक हो ना? कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? हॉस्पिटल जा रहे हैं। अपनी हालत तो देखो तुम। मेरी हालत ऐसी है कि मेरे सामने तुम अपने यार के साथ घूम रही हो और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। क्या बोल रहे हो तुम? हरीश भाई क्या बोले जा रहे हो आप? सर फोड़ दूंगा तेरा। क्या मुझे पता नहीं तेरे और इसके बीच में क्या चल रहा है? भाई बहन की आड़ में क्या गुल खिला रहे हो तुम? अगर इतनी ही आग लगी है ना तो भाई बहन के रिश्ते को क्यों बदनाम कर रहे हो? हरीश प्लीज चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ के अपनी बकवास बंद कर दो। अभी दिखाता हूँ तुम्हें बकवास क्या होती। डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट किया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर ने आके बताया हरीश इस दुनिया में नहीं रहे। हरीश का वापस आना तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए अपनी दोनों बेटियों के बारे में सोचकर मैंने खुद को बचाना ठीक समझा सर। माना कि तुम दोनों की नियत नहीं थी उसे मारने की, लेकिन खून तो हुआ है। और हाँ प्रतिमा, कभी कभी अपनों को नफरत का चश्मा उतार कर देखना सीखो। तुम्हारे पिता और भाई दोनों को तुम्हारी बहुत फिक्र है, और तुम्हारे बेटियों की भी। रादर तुम्हारी दोनों बेटियां अब उन्हीं के पास है और वो पूरी जिम्मेदारी से उनका ख्याल रख रहे हैं। प्रतिमा को ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन और हरीश के कत्ल की सच्चाई छुपाने के लिए और भरत को ब्लैकमेलिंग और हरीश के कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया। ये दोनों इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। जिंदगी से उम्मीद रखना, सपने देखना जिंदा होने का सबूत है, लेकिन जरूरी यह है कि उन सपनों को अपनी मेहनत से पूरा किया जाए। और अगर किसी कारणवश सपने पूरे ना हो पाए तो निराशा में गलत रास्ता इख्तियार ना करें, क्योंकि गलत रास्ता कभी भी सही मंजिल तक नहीं पहुंचाता। अगर सुनीता रोहित का गैंग चला रही है तो सुनीता के कॉल रिकॉर्ड्स में उसका कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। सर कॉल रिकॉर्ड आ चुका है, शर के स्टडी कर रहा है। क्या है ये? नहीं मामा, मुझे ये बिस्किट नहीं खाना, मुझे आइसक्रीम खाना है। आयुष, मैंने बोल दिया ना एक बार, जो है वो खा ले चुपचाप, बाद में जो बोलेगा वो मैं दूंगी। कुसुम, क्या हुआ, क्या बात है? बोल रहे कि अगर कल तक 10 लाख रुपए नहीं दिए तो आनंद को मार देगा। क्या? कुसुम तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, हम लोग मिलके कुछ करते हैं। सर सुनीता के कॉल रिकॉर्ड में उस औरत की कोई लीड नहीं मिली, लेकिन इस कॉल रिकॉर्ड में ऐसे 3 नंबर है जिसपे सुनीता की बहुत ज्यादा बातें होती थी। किस किस के नंबर हैं? जी गुरबंश सोडी आप ही हैं? हाँ जी सर। है सर, नीलम यहीं रहती है, लेकिन अभी वो घर पे नहीं है। सर सुनीता से मेरी बात होती थी, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं कि वो इस वक्त कहाँ होगी। हम इस औरत के मर्डर के सिलसिले में सुनीता को ढूंढ रहे हैं। क्या आप जानती है ये औरत कौन है? नो सर, मैं इसे नहीं जानती। नहीं साहब, मैं इसे नहीं जानती। और इसे? नहीं सर, मुझे तो घर पहुंचने में अभी 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। अच्छा, आप शाम 5 बजे तक गोराई पुलिस स्टेशन आ सकती हैं क्या? 5 बजे कोशिश कर सकती हूँ सर, लेकिन अच्छा होगा कल सुबह आकर मिलूं। आप सुनीता को कब से जानती हैं? वो सर, मैं सुनीता से 6 महीने पहले भाईंदर के काशी टेम्पल में मिली थी, वहीं सत्संग में हमारी दोस्ती हो गई थी। और क्या जानती है सुनीता के बारे में आप? साहब वो दुनियादारी के झंझटों से तंग आ गई थी, इसलिए मंदिर के सत्संग में आती थी।
सुनीता कहती थी कि उसका पति उसे बहुत मारता था। बेचारी अकेली अपने बच्चे को पाल रही है। साहब वो अपने बेटे के लिए बहुत चिंतित रहती थी। बस एक दूसरे के दुख दर्द की बातें करते करते उससे पहचान हो गई थी। आप सुनीता से आखिरी बार कब मिली थी? सब 1 हफ्ता पहले सत्संग में। हर मंगलवार को सत्संग होता है, वहीं मिली थी मैं लास्ट टाइम सुनीता से। सर नीलम तो घर में नहीं मिली, लेकिन मेरी उससे फोन पे बात हुई। वो कल सुबह थाने आएगी। सर उसका कहना है कि उसकी मुलाकात भी सुनीता से भाईंदर के काशी मंदिर में हुई थी। अगर ये तीनों औरतें सुनीता से काशी मंदिर में मिली तो वो सुनीता का उस औरत से जिसकी लाश हमें विक्रम के घर से मिली और उस किन्नर से क्या कनेक्शन हो सकता है? और उस औरत के मर्डर में सुनीता का वाकई में कोई हाथ है? एक टीम काशी मंदिर भेजो, सुनीता के बारे में और इंफॉर्मेशन निकालो। उसके कॉल रिकॉर्ड्स में जिस जिसके भी नंबर हैं सबसे पूछताछ करो। सर पुलिस सुनीता से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन जुटा रही थी। गुरबंश का पूजा की लाश को ना पहचानना, नीलम का किन्नर के रूप में पूजा के साथ देखा जाना और सुनीता का अचानक गायब हो जाना, ये सारे राज इन चारों महिलाओं से जुड़े थे जो अब कुसुम के घर एक दूसरे के साथ मौजूद थी। मम्मा अब तो हीरोइन लग रही हो। अरे बेटा, तूने ना अभी अपनी नीलम मासी का भेस नहीं देखा है। तेरी माँ से कम सुंदर नहीं लगती है। क्यों? सुनीता, मेरा बेटा घर में अकेला है। मैं घर जाना चाहती हूँ। मैं पुलिस को तुम लोगों के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मौसी, मेरा आनंद तुम्हारे बेटे से ज्यादा मुसीबत में है। 10 लाख रुपए अरेंज करने हैं। सर सुनीता के कॉल रिकॉर्ड निकलवाने के बाद उसका फोन कल रात एक बार ऑन हुआ था और उसके फोन से हिस्ट्री शीटर आशुतोष त्यागी को फोन किया गया था। आशुतोष त्यागी? हाँ सर। इसका मतलब है रोहित जुगराज ही नहीं, सुनीता का आशुतोष त्यागी से भी कोई कनेक्शन है? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किन्नर वो भी इनके क्राइम पार्टनर हो? शायद इसी वजह से उस औरत की मिसिंग कंप्लेंट कहीं पे दर्ज नहीं हुई। पाटिल, हाँ फोटो दिखा। ये फोटो कब आया यहाँ पे? 2-3 दिन हो गए। क्यों, तू जानता है इसको? वो गांव गई है अपने भाई के यहाँ। डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। लग तो ऐसा ही रहा है कि सुनीता इस आशुतोष के साथ मिलकर अपना गैंग चलाती हो, लेकिन डॉक्टर विक्रम के घर कोई लूट नहीं हुई। और इस औरत की लाश हमें वहां क्यों मिली? अगर हम ये मान लें कि ये औरत इस गैंग की मेंबर थी तो इसकी हत्या क्यों हुई? ये अपराधी है, ये विक्टिम, ये तभी क्लियर होगा जब इनमें से कोई हमारे हाथ लगेगा। सर आशुतोष त्यागी का फोन ऑन हुआ है, अभी घोड़बंदर में एक्टिव है। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। ठीक है सर, आशुतोष का फोन अभी भी बंद हुआ है, लेकिन अभी तक उसका फोन उसी एरिया में एक्टिव था। इसको देखा तूने यहाँ आसपास में कहीं पर? अरे त्यागी भाई, पुलिस पहुंचने वाली, निकल लो यहाँ से।
मुझे छोड़ दो, मुझे मत ले जाओ, कहीं छोड़ दो। लगता है अभी थोड़ी देर पहले इसका मर्डर हुआ है। शिंदे, पीछे की तरफ चेक करो जल्दी। सर। सर, कुछ नहीं मिला इसके पॉकेट में। शिंदे, ऐसा लगता है इसे यहाँ किडनैप करके रखा गया था। शायद ये कांड आशुतोष और सुनीता ने मिलकर किया है। इसकी फोटो हर पुलिस स्टेशन में भेजो। देखो इसकी कोई मिसिंग कंप्लेंट है क्या, और इसकी फोटो हर अखबार में छपवाना। मुझे लगता है इसकी पहचान करके हम आशुतोष और सुनीता तक पहुंच सकते हैं। सर। हाँ बोल छिरके। सर, विरार पुलिस स्टेशन से फोन आया था। जिस औरत की लाश हमें डॉक्टर विक्रम के बंगलों में मिली थी वो विरार की है। पूजा सोडी नाम है उसका। पूजा सोडी? उसका गुरवंश सोडी से कोई कनेक्शन है क्या? हाँ सर, वो गुरवंश की बहू है। और सर वो भी भाईंदर में काशी टेम्पल जाती थी। सर अभी गुरुवंश का फोन भी बंद आ रहा है। जैन सर। सर मैं इस्माइल से, विरार पुलिस थाने से, गुरवंश मौसी का पड़ोस में रहता हूँ सर। सर जिस दिन आपको पूजा की लाश मिली थी उस दिन मेरी मौसी से बात हुई थी, लेकिन जब पूजा का फोटो थाने में आया तब मैं छुट्टी पे था सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर। कदम ताला तोड़ो। सर। कदम हाथ में दबा सर। दर्शन, 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 दर्शन। सर ये दर्शन है, पूजा का पति। अगर ये गुरवंश का बेटा है तो इसे बांध के क्यों रखा था? सर ये ड्रग एडिक्ट है सर, बड़ी गंदी लत है इसको, और इसकी लत छुड़वाने के लिए पूजा भाभी और मौसी इसको बांध के रखते हैं। सर सास बहू दोनों बड़े नेक थे, घर घर में पापड़ अचार बेच के अपना पेट पाल रहे थे सर। सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पूजा भाभी के मर्डर के बारे में मौसी कुछ जानती भी या नहीं, क्योंकि मौसी मुझे बोली थी कि पूजा भाभी उसके भाई के घर गई है। सर एक मिनट। सर नीलम और कुसुम का फोन भी बंद है। इसका मतलब है पूजा के मर्डर में सुनीता ही नहीं, नीलम, कुसुम और गुरवंश का भी हाथ होगा। एक काम सर, सर इस तलब इसको परेशान कर रही है, इसको इलाज की जरूरत है। ठीक है, इसे हॉस्पिटल लेके जाओ, और गुरवंश के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले तो मला अपडेट कर। ओके सर। जी पापा, पुलिस आई है। शिरके, लगता है अंदर कोई नहीं। नीलम के लिए हम खुद परेशान है साहब, कल रात से वो घर नहीं आई है। वो इसलिए घर नहीं आई क्योंकि वो भाग गई। अगर तुम जानते हो कि वो कहाँ है तो बता दो। साहब हम कुछ नहीं जानते साहब, लेकिन उसने किया क्या है? इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। कुसुम जब निकली उसके साथ 3 औरतें और एक बच्चा भी था। यही वो 3 औरतें थी? हाँ सर, यही औरतें थी। हाँ सर, मैंने भी एक बार दीदी को किन्नर के भेस में देखा था, पर उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था। उन्होंने तो एक ड्रामा कंपनी ज्वाइन की थी। ड्रामा नहीं, क्राइम ही कर रही थी वो, और अभी अपना फोन बंद करके फरार है। सब मेरी गलती है साहब, मेरे ताने सुन के ही शायद वो गलत रास्ते पे चली गई होगी।
वो तो बेटा बनना चाहती थी साहब, लेकिन मैं बाप भी नहीं बन सका साहब, बाप भी नहीं बन सका। व्हाट? वो किन्नर नीलम है? जी सर, लेकिन नीलम के घर से कोई लीड नहीं मिला। उसके घर वाले ना तो सुनीता को जानते हैं और ना ही बाकी औरतों को। नीलम के परिवार पर नजर रखने के लिए कांस्टेबल की ड्यूटी लगाओ वहां। सर, कुसुम के साथ उस आदमी की फोटो मिली है जिसकी लाश हमें आशुतोष के अड्डे पे मिली थी। सर ये तो आनंद है, कुसुम का पति। कुसुम का पति? ये लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? पिछले 5-6 महीने से। सुनीता, कुसुम, नीलम और गुरबंश, इनसे जुड़ी हर इंफॉर्मेशन निकालो। इनकी फोटो हर एक पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ और बांद्रा पुलिस से कहो कि रोहित के फरार साथी मुन्ना की केस फाइल भेजें। रोहित ने हमें बताया था कि सुनीता कर्नाटका से है। तब वो कर्नाटका में कहीं की है? तो कर्नाटका पुलिस हेडक्वार्टर में सुनीता की फोटो भेजो और इसके पति के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। हो सकता है इन चारों के बारे में कोई लीड मिले। सर, मौसी मौसी मुझे चॉकलेट चाहिए, चलो ना बाहर। हाँ बेटा, कोई चॉकलेट वॉकलेट नहीं मिलेगी, और अगर आज रास्ते में तंग किया ना तो। सुनीता, अगर चॉकलेट नहीं मिली तो रास्ते में परेशान करेगा ये। मैं लेकर आती हूँ ना। नीलम संभाल के जा। हाँ मैं भी जाती हूँ इसके साथ। नहीं मौसी, आप लोग को ही। नीलम तू जा संभाल के। भैया बात छोटा वाला वो। सर सामने आया है कि सुनीता का आशुतोष से कनेक्शन है, और यह भी साफ है कि सुनीता कुसुम के साथ ही फरार हुई थी। लेकिन सर, अगर कुसुम आनंद की बीवी थी तो आशुतोष ने आनंद को क्यों किडनैप किया होगा? ये तो तभी क्लियर होगा चंदे, जब कुसुम और आनंद का असल रिश्ता सामने आएगा। सर, आनंद के फादर ने न्यूज़पेपर में आनंद की फोटो देखकर कांटेक्ट किया था। मैंने उन्हें बुला लिया। आयुष, तेरी चॉकलेट्स ये ले। कौन सी खोलूं? बोल। कुसुम, कुसुम हुआ? कुसुम क्या क्या हुआ बेटा? आनंद! मैं भी अपनी पूजा को खो के तड़पती रही। अब अपने बेटे को भगवान के भरोसे छोड़ के आई हूँ। तू भी अपनी किस्मत से समझौता कर ले। सुनीता, फिर आज का प्लान कैंसिल करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आज का प्लान कैंसिल कर दिया ना तो सबकी किस्मत फूट जाएगी। और इस समय हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। अरे मेरा भी बेटा है और मुझे भी अपनी ही नहीं, इस मासूम के भविष्य की भी फिक्र है। साहब, उस कुसुम ने मेरे बेटे की जिंदगी तबाह कर दी। कुसुम रहने वाली कहाँ की है? उसके पेरेंट्स कौन है? कुसुम सेठ राजेश दाभोलकर की बेटी है सर। कुसुम मेरे आनंद से प्यार करती थी, लेकिन जब ये बात सेठ राजेश दाभोलकर को पता चली तो कुसुम मेरे बेटे को भगा ले गई साहब। मुझे लगता है इसी खुंदत में आकर राजेश दाभोलकर ने मेरे बेटे को मरवाया होगा सर। राजेश दाभोलकर का नंबर और एड्रेस दीजिए हमें।
राजेश दाभोलकर। कौन है विनोद? अरे सर, नादान है मेरी बेटी, और उस लड़के ने न जाने कौन सी पट्टी पढ़ा दी, भाग गई उसके साथ। भाग तो वो अपने दहीसर वाले फ्लैट से भी गई, लेकिन आनंद के मर्डर में उसी का हाथ है या फिर आपने अपनी कोई दुश्मनी निकाली उससे? सर, गद्दारी उसने की थी मेरी बेटी को भगाकर। वैसे भी मैं अपनी बेटी से नाता तोड़ चुका हूं, तो उससे दुश्मनी निभाकर मुझे क्या मिलने वाला है? तो आप ये सफाई दे रहे हैं कि आप नहीं जानते कि कुसुम कहाँ है? कैसे जानूंगा सर? जब से वो उसके साथ भागी है, एक फोन तक नहीं किया उसने मुझे। अरे सर, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उस लफंगे के साथ इधर दहीसर में रहती है। ठीक है, अगर कुसुम आपको कांटेक्ट करे तो हमें इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ पता चले ना तो आप मुझे बताइएगा। मुझे पूछना है उससे, मेरी परवरिश में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो उस आनंद के लिए वो अपने बाप को भी भूल गई। इस राजेश दाभोलकर का फोन सर्विलेंस पे डालो। हो सकता है कुसुम उससे हेल्प मांगने के लिए कांटेक्ट करे। ओके सर। सर, मैंने डॉक्टर विक्रम से आशुतोष त्यागी के बारे में पूछताछ की, लेकिन उनको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये डॉक्टर हर चीज के बारे में ना ही बोलता है। लेकिन सर, उनके खिलाफ कुछ मिला भी तो नहीं है, और ये भी समझ में नहीं आ रहा कि उनके घर में पूजा की लाश मिलने का चक्कर क्या। और अगर पूजा के मर्डर में आशुतोष और सुनीता का हाथ है, तो फिर गुरबंश सुनीता का साथ क्यों दे रही है? जबकि इस्माइल और गुरबंश के बाकी पड़ोसियों का कहना यह है कि गुरबंश तो पूजा पे अपनी जान छिड़कते थे। जान तो शायद कुसुम भी छिड़कती होगी आनंद पर, इसीलिए उसने अपने बाप को छोड़ा। लेकिन आनंद के मर्डर में कनेक्शन निकला आशुतोष त्यागी का। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुनीता ने आशुतोष से कुसुम के पति को अगवा करवाया और ये सोचा कि कुसुम अपने पति को छुड़वाने के लिए अपने अमीर बाप से पैसा ले आएगी, और शायद इसी तरह गुरबंश को अपनी किसी चाल में फंसा के उसने उसकी बहू पूजा का मर्डर करवाया? हो सकता है सर, क्योंकि सुनीता की क्रिमिनल हिस्ट्री है। आशुतोष त्यागी और रोहित जुगराज जैसे क्रिमिनल से उसका कनेक्शन साफ है। लेकिन सर, नीलम, कुसुम और गुरबंश, इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। सर, भले ही कुसुम रईस बाप की बेटी है, लेकिन नीलम और गुरबंश ये दोनों बहुत जरूरतमंद औरतें हैं। हो सकता है सुनीता ने उनकी इसी मजबूरी का फायदा उठाया हो और उन्हें किसी तरह से फंसा के अपने गैंग में शामिल कर लिया हो। यह भी हो सकता है शिंदे कि सुनीता ने उनसे अभी तक ऐसे क्राइम करवाए हों जो अभी तक सामने ही नहीं आए। अब समझना ये होगा कि पूजा इनके गैंग की मेंबर थी या फिर पूजा के मर्डर के पीछे कोई और राज है। शिंदे, पिछले कुछ दिनों के अनसॉल्व्ड केसेस को स्टडी करो। हो सकता है इन औरतों का उन केसेस में कोई कनेक्शन सामने आए। सर, साधारण सी दिखने वाली महिलाओं ने आखिर क्यों इस बच्चे का अपहरण किया? क्या उन्हें इस अपराध के लिए मजबूर किया गया था, या फिर इस अपराध के पैमाने में किसी साजिश का जाम भरा था? सुनीता, कुसुम, नीलम और गुरबंश की चौकड़ी का आखिर पूजा से असल वास्ता क्या था? 17 जुलाई की रात पूजा को किसने मारा था, और 18 जुलाई की सुबह उसकी लाश डॉक्टर विक्रम के घर में मिलने का क्या राज था? और इस सब का कुसुम के प्रेमी आनंद की किडनैपिंग और हत्या से क्या कनेक्शन था? सर, 1 महीने पहले अंधेरी के एक बंगलों में चोरी हुई थी। वो केस अभी तक अनसॉल्व्ड है। मैंने उस केस की फाइल स्टडी की। कुछ विटनेस के बयान के मुताबिक वहां चोरी से पहले एक सेल्स वुमेन और एक किन्नर को देखा गया था। हालांकि उनके स्केच नहीं बन पाए, लेकिन सर उनमें से एक बुड्ढी थी जिसका पूजा, गुरबंश और नीलम के साथ कनेक्शन है, और वहां एक टेम्पो भी देखा गया था। इसका मतलब है पूजा भी इन औरतों के गैंग की मेंबर थी, और 17 जुलाई की रात को ये पांचों औरतें डॉक्टर विक्रम के घर ताला तोड़ के घुसी थी। लेकिन सर, डॉक्टर विक्रम के घर में तो कोई लूट नहीं हुई, और सवाल अब भी बना हुआ है कि अगर पूजा उनके गैंग की मेंबर थी तो उसका मर्डर क्यों हुआ? सुनो इधर, रुको। सर, मेरा बेटा राहुल अभी तक स्कूल से वापस नहीं है। मैंने स्कूल और स्कूल के आसपास सब जगह पता कि कहीं कुछ पता नहीं चला। सर, क्या उम्र आपके बेटे की? सर 6 साल है।
ठीक है, अपने बेटे की फोटो, स्कूल, क्लास, रोल नंबर सब डिटेल दीजिए, हम पता करते हैं। शिंदे चल आइए। अरे वाह तनुजा बेटा, अब स्टोरी सुन रहे हैं। आपने मुझे डिस्टर्ब क्यों किया? वो इसलिए बेटा क्योंकि आपके इंजेक्शन का टाइम हो गया है। नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना है। बेटा तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि डॉक्टर जो भी बोलेंगे तुम वही करोगी। ओके मम्मा। गुड गर्ल माय बेबी। बेटा मैं 1 मिनट में आती हूँ। क्या राहुल गायब हो गया? ये क्या कह रहे हो तुम? वर्षा तुम पैनिक मत हो, मैंने पुलिस को रिपोर्ट कर दी है, वो ढूंढ लेंगे राहुल को। दिलीप तुम्हारे लिए अपना काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बेटा? हाँ तुम्हें पता है मैं तनुजा के पास से हिल भी नहीं सकती और तुम इतनी सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से पूरी नहीं कर सकते कि अपने बेटे को स्कूल से टाइम पर पिक कर लो। हाँ चिल्ला के बात मत कर वर्षा, तुम्हारी सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी। छोटी सी गलती क्या होगी कि दिलीप हमारा बेटा खोया है, तुम्हारे लिए जरा सी बात है। हाँ बेटा डरो मत, मैं तुम्हारी दादी जैसी हूँ, तुम्हारी मम्मी को मैं जानती हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं बेटा मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम्हारी मम्मी का नाम वर्षा है ना, वो तुम्हारी बहन को देखने हॉस्पिटल जाती है और तुम्हारे पिताजी का नाम दिलीप है। मैं तुम सबको बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम मुझे पकड़ के क्यों लाए हो? मम्मा मैं इसके साथ खेलूं? तो अंदर जा। नहीं मम्मा मुझे खेलना है। बोला ना मैंने एक बार, अंदर जा मतलब अंदर जा। चल ठीक है सर, मैं पता करता हूँ। सर वॉचमैन ने बताया कि स्कूल छूटने के बाद राहुल अकेला गेट के बाहर खड़ा था पेरेंट्स का वेट करते हुए, लेकिन उसको लेने के लिए कोई नहीं आया तो वो पैदल चला गया। इस स्कूल से उनके घर जाने वाले हर रास्ते में पूछताछ करते हैं, शायद कुछ मिले। सर ये साफ था कि राहुल की किडनैपिंग सुनीता, कुसुम, नीलम और गुरबंश नहीं की थी, पर फिलहाल पुलिस इस बात से अनजान थी। और तभी राहुल की मां वर्षा को एक धमकी भरा फोन आया। हेलो। और वर्षा जी कैसी हैं आप? बेटे की तो बहुत याद आ रही होगी ना आपको? कौन बोल रहा है? तेरी अम्मा। तेरे बेटे की जान की कीमत है 25 लाख रुपए। तेरी या मार दूं उसे? नहीं नहीं मेरे बेटे को कुछ मत करना, मैं पैसे लेकर आऊंगी। प्लीज प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत करना। हेलो सर राहुल का अब तक कुछ पता नहीं चला। मैंने आसपास के बीट चौकी में पूछताछ की। सर वो सचमुच रास्ता भूल गया होता तो अब तक कोई ना कोई लीड तो मिल ही गई होती। सर क्या हो सकता है राहुल किडनैप हुआ हो। राहुल के पेरेंट्स के फोन सर्विलेंस पर डालो, हो सकता है किडनैपर्स उन्हें फिरौती के लिए कॉल करें। और उसके स्कूल से घर तक रास्ते में जितने भी सीसीटीवी हैं सबका फुटेज चेक करो। सर ये राजेश दाभोलकर के कॉल रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड के मुताबिक उसके फोन से पिछले दिनों एक नंबर पर लगातार कॉल हो रहे थे, जो आशुतोष त्यागी का दूसरा नंबर है। कल रात आशुतोष त्यागी के इस नंबर से राजेश दाभोलकर को कॉल किया था। सर ये नंबर अभी मानखुर्द में एक्टिव है। हो सकता है शिंदे मानखुर्द में आशुतोष त्यागी का कोई हाइड आउट हो। अपने खबरियों को एक्टिव करो और उसके इस दूसरे नंबर की लोकेशन ट्रेस करो। सर एक तरफ पुलिस राहुल की लीड ढूंढने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं आशुतोष त्यागी को भी ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी। और जल्द ही पुलिस ने आशुतोष को और उसके गैंग के कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया। बताता हूँ साहब, कुसुम के बाप ने हमको आनंद को उठाने की सुपारी दी थी साहब। उसी के कहने पर हमने आनंद को उठाया था साहब। अगर राजेश दाभोलकर के कहने पे तूने आनंद को उठाया था तो सुनीता ने तुझे कॉल क्यों किया? सुनीता? कौन सुनीता साहब? अच्छा सुनीता को नहीं जानता तू? नहीं साहब मैं किसी सुनीता को नहीं जानता, लेकिन कुसुम की एक सहेली का फोन आया था मेरे पास में। अगर तू सुनीता को नहीं जानता तो सुनीता को कैसे पता चला कि तूने आनंद को उठाया? साहब कुसुम ने सुनीता को बताया होगा ना साहब। खुद बोल रहा है कि तूने राजेश दाभोलकर के कहने पर आनंद को उठाया, तो कुसुम को कैसे पता चला? साहब कुसुम को मैंने फोन किया था साहब,
कुसुम का बाप आनंद को मारने के लिए 5 लाख रुपए दे रहा था और मैं आनंद को छोड़ने के लिए कुसुम से 10 लाख रुपए मांग रहा था। सोचा था दोनों से पैसा लेकर आनंद को टपका दूंगा। तो दोनों से पैसा लेकर टपका दिया उसे? नहीं साहब, पैसा मिला ही कहां, इसीलिए तो उसकी दोस्त ने मुझे फोन किया था कि मैं 2-3 दिन रुक जाऊं ताकि वो मुझे 10 लाख रुपए दे देगी। हाँ बस मुझे 2-3 दिन की मोहलत और दे दो, मैं 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन साहब उससे पहले आप आ गए, इसलिए आनंद को मारकर भागना पड़ा। और आनंद को मारने के बाद तो राजेश दाभोलकर से बाकी का पैसा लेने के लिए हमने फोन किया था साहब। चल मान लिया कि तूने आनंद को राजेश दाभोलकर के कहने पे उठाया, तो स्कूल के बाहर से बच्चा किसके कहने पे उठाया था? बच्चा? नहीं साहब, हमने किसी बच्चे को नहीं उठाया था साहब, हमने तो खाली आनंद को उठाने की सुपारी ली थी साहब। छोड़िए मुझे। अरे कहां ले जा रहे आप लोग? किया क्या है मैंने भाई, कुछ तो बताइए मुझे। क्या हो क्या रही है? हेलो। हाँ सर, मैंने कहा था आनंद को उठाने के लिए, उसने मेरी पीठ पर छुरा भोंका, मेरी बेटी को लेकर भाग गया। मैं तो उसे मरवाना चाहता था सर, ताकि कुसुम के पास वापस आने के अलावा और कोई ऑप्शन ही ना बचे। हो सकता है कुसुम लौटकर तुम्हारे पास आ गई हो और तुम ही ने उसे छुपा के रखा हो। अरे नहीं सर, मुझे नहीं पता वो कहां है। और अब तो मुझे डर भी लगने लगा है सर कि आनंद की मौत का सुनकर वो खुद ना कुछ कर बैठे। वो आनंद को लेकर बिल्कुल पागल थी सर। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में जब एक बात बैठ जाए ना, तो उसके अलावा और कुछ भी नहीं सोचती थी वो। बेटा थोड़ा सा खा ले। मुझे नहीं खाना, मुझे मम्मी के पास जाना है। थोड़ा सा खा ले ना बेटा। वर्षा पैसे देने के लिए मान गई है। सर आशुतोष के फोन पर सुनीता ने सिर्फ 2 बार कॉल किए थे। सर हो सकता है आशुतोष सच बोल रहा हो, वो सुनीता को नहीं जानता हो। सर जो 6 साल का बच्चा गायब हुआ है राहुल, मैंने उसके आस पड़ोस में पूछताछ की तो ये पता चला कि उसके माँ बाप दिलीप और वर्षा के बीच में बिल्कुल नहीं बनती थी। सर दिलीप वर्षा पे शक करता था कि उसका कहीं पे अफेयर है। और सर ये बात पता चली कि दोनों की एक बेटी भी है, तनुजा, जिसे स्किन कैंसर है। और दिलीप वर्षा से तलाक लेने के बाद बेटे को अपने पास रखना चाहता था, बेटी को नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दिलीप ने खुद ही अपने बेटे को किडनैप करवाया हो? वो जानबूझकर उस दिन राहुल को स्कूल से लेने गया ही नहीं। सर हो सकता है आपका अंदाजा सही हो, क्योंकि राहुल की किडनैपिंग के बाद से उसके पेरेंट्स को कोई रैंसम का कॉल भी नहीं आया। दिलीप और वर्षा दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और दोनों को यहाँ बुलाओ। सर अगर मुझे जरूरी काम नहीं होता ना, तो मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कभी नहीं जाती। मैं जल्दी से आने की कोशिश करूंगी। मम्मा कल से राहुल भी मुझसे मिलने नहीं आया, प्लीज उससे बुला दो, फिर आप लेट आओगे तो भी चलेगा। हेलो वर्षा जी, गोराई थाने से सब इंस्पेक्टर संतोष शिंदे बोल रहा हूँ। जी बोलिए। हमारे सर आपसे आपके बेटे की किडनैपिंग के सिलसिले में कुछ बात करना चाहते हैं। आप कब तक थाने आ सकती हैं? देखिए मुझे अभी ना बहुत जरूरी काम है, तो मैं अभी नहीं आ सकती। मैं आपको शाम को फोन करती हूँ ना। सर मैं मानता हूँ, मुझे अपनी बीवी वर्षा पे शक है। शक है तो फिर ये भी जानते होंगे कि उसका अफेयर किससे है? सर ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बिहेवियर से ऐसा लगता ही है कि जैसे उसके किसी न किसी के साथ तो अफेयर है। इसीलिए तुम उससे डिवोर्स लेना चाहते थे, लेकिन कस्टडी सिर्फ बेटे की चाहते थे, बेटी की नहीं। ऐसा क्यों? सर ऐसा नहीं है, मैं अपना बेटा और बेटी दोनों को चाहता हूँ। लेकिन फिर भी उस दिन अपने बेटे को टाइम पर स्कूल लेने नहीं पहुंचे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने बेटे को किडनैप तुम्ही ने करवाया हो? सर आप क्या कह रहे हैं? मैं अपने बेटे को किडनैप क्यों करवाऊंगा? तो फिर कौन किडनैप करवा सकता है? किसी पे शक? सर अगर मुझे किसी पे शक होता तो मैं आपको पहले ही बताया था। बच्चे मुझे नहीं खाना, मुझे मम्मी के पास जाना है। हाँ लेके जाएंगे बेटा। मुझे नहीं खाना। अच्छा दूध पी ले बेटा, दूध पी ले थोड़ा। ए सुनीता, बच्चा इतना परेशान है, तू भी तो एक माँ है, छोड़ देते हैं उसे। क्या कहना चाहती हो मौसी? हाँ बिना पैसे लिए इसको छोड़ू? सर मैंने दिलीप की अलीबाई कंफर्म की
जिस समय बच्चों के स्कूल की छुट्टी हुई वो अपने क्लाइंट के साथ ही था। उसके फोन लोकेशन से भी ये कंफर्म होता है। उन चारों औरतों सुनीता, नीलम, कुसुम और गुरबंश की कोई इन्फॉर्मेशन? नहीं सर, फिलहाल तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। ना तो मुन्ना के केस फाइल से कोई लीड मिली और ना ही आनंद के नाम पे जो टेम्पो रजिस्टर्ड था वहां से कुछ मिला। और सर सुनीता के पहले पति के बारे में भी कुछ पता नहीं चल पाया। बेबे खोल दे, बेबे खोल देना। क्या हुआ मौसी? इसको देखकर अपने बेटे की याद आ रही है क्या? अब क्या कर सकते हैं ना मौसी, अब आपके नसीब में बहू बेटे का सुख ही नहीं लिखा है तो और कुसुम और मेरे नसीब में पति का। और ये नीलम अपने बाप के दिए हुए घाव झेल रही अब तक। पता है मौसी, हम लोग कभी भी बुरे नहीं थे, हमें हमारे हालातों ने बुरा बना दिया। पता है, जब मैं इस घर में शादी करके आई थी ना, तब मुझ में कोई कपट नहीं थी। यहीं से मेरा गृह प्रवेश हुआ था और तब से नर्क के दिन शुरू हो गए मेरे। मेरा पति साला अक्षय अड़प्पा दारू पीकर मुझे रोज मारता था। एक दिन मेरे अंदर की चंडी जागी और मैंने उसको मार दिया। मार दिया मैंने उसे और मार कर काट दिया इसी घर के आंगन में। लेकिन तब भी पुलिस नहीं पकड़ पाई थी मुझे, तब भी नहीं पकड़ पाई थी। लेकिन इस पूजा के चक्कर में साला सब वाट लग गई। वाट तो मेरी लगी है, उसकी लाश को सीने से भी नहीं लगा पाई मैं। सब वर्षा ने बोला था कि वो खुद थाने आ जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं पहुंची और काफी देर से उसका फोन भी बंद है। कहीं ऐसा तो नहीं किडनैपर्स ने वर्षा को कांटेक्ट किया हो, इसीलिए वो हमसे मिलना अवॉइड कर रही? लेकिन सर वर्षा के फोन पर तो अभी तक कोई भी रैंसम कॉल नहीं आया और ना ही उसके कॉल रिकॉर्ड में कोई ऐसा नंबर मिला है जिससे लगे कि उसका किसी और के साथ अफेयर था, जैसे उसके पति को शक था। शिंदे, वर्षा दूसरा नंबर भी तो इस्तेमाल कर सकती है, पता लगाओ। हो सकता है किडनैपर्स ने उसी नंबर पे कॉल किया हो। सर दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कुछ महीने नहीं मिलेंगे, फिर इस तरह फोर्स करके क्यों बुलाया यहाँ पर? जानती हो पुलिस कितनी अलर्ट है। विक्रम, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हेल्प? कैसी हेल्प? विक्रम, मेरा बेटा किडनैप हो गया है और उन्होंने 25 लाख रुपए मांगे। क्या? अब तुम तो दिलीप को जानते हो ना, बेटा खो गया तो भी चलेगा लेकिन वो 25 लाख रुपए कभी नहीं देगा। प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मेरे लिए 25 लाख रुपए अरेंज कर दो। सर, एक एरिया की सीसीटीवी में राहुल की किडनैपिंग कैप्चर हुई है और ये किडनैपिंग सुनीता, नीलम, कुसुम और गुरबंश ने की है। नंबर प्लेट बदल दिया होगा शिंदे, ये चारों बहुत शातिर हैं। वर्षा को फोन लगा? नहीं सर। मुझे लगता है किडनैपर्स ने वर्षा को जरूर कांटेक्ट किया होगा और वर्षा पैसा लेकर उनसे अपने बच्चे को लेने गई होगी। शिंदे, तुम वर्षा के पति दिलीप से मिलो, हॉस्पिटल जाओ, शायद पता चले कि वर्षा कहाँ और किसके पास है जो उसका नंबर बंद आ रहा है। सर। हेलो सर, मैं शीना शेट्टी बोल रही हूँ, विक्रम की वाइफ। आपसे मिलना चाहती हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। सर, वर्षा वो तो काफी देर से नहीं आई है, उसकी बेटी भी उसके लिए परेशान हो रही है। अच्छा, कौन से वार्ड में है उनकी बेटी? आइए सर। तुम्हारी बीवी ने रिकॉर्ड किया है। और इनका यह भी कहना है कि तुम्हारा सिर्फ वर्षा के साथ नहीं और कईयों के साथ अफेयर है। मानता हूं सर,
मेरा अफेयर है वर्षा के साथ, बट सिर्फ वर्षा के साथ है और कोई नहीं। वर्षा का बेटा किडनैप हुआ है, उसके बारे में क्या जानते हो? उसी सिलसिले में वो मुझसे मिलने आई थी। किडनैपर्स ने 25 लाख फिरौती मांगी थी, पैसे लेने आई थी वो। और तुमने उसे पैसे दे दिए? सर जब आपका फोन आया तो बैंक से पैसे विड्रॉ करके मैं उसी को दे रहा था। हेलो मनीषा, मतलब तुम्हारी और वर्षा की दोस्ती इतनी गहरी है कि तुमने उसे 25 लाख रुपए दे दिए? सर मेरा बस चले तो मैं शीना को डिवोर्स देकर वर्षा से शादी कर लूं। कब से जानते हो एक दूसरे को? 2 महीने पहले मुलाकात हुई थी। मैं एक हॉस्पिटल में गया था, वर्षा की बेटी तनुजा का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था वहां। बहुत परेशान थी वो। मैंने एक डॉक्टर सजेस्ट किया था, बस उसके बाद से हमारी बातचीत शुरू हो गई। मेरी मम्मा बहुत अच्छी है, मुझे स्टोरी सुनाती है और हमेशा मेरे साथ रहती है। वेरी गुड। और तुम्हारे पापा, वो मिलने आते हैं तुमसे? पापा कभी कभी मिलने आता है। अच्छा, और कौन कौन मिलने आता है आपसे? मम्मा की फ्रेंड्स पहले मिलने आती थी, लेकिन अब नहीं आती। फ्रेंड्स? कौन कौन सी फ्रेंड्स, नाम मालूम है आपको? नीलम आंटी, कुसुम आंटी, सुनीता आंटी और गुरुवंश दादी। ये सभी लोग मुझसे और मम्मा से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन तुम्हारे और वर्षा के कॉल रिकॉर्ड्स में तुम्हारा कोई कनेक्शन सामने नहीं आया। हमारे पास दूसरे नंबर्स थे, हम उसी पर बात करते थे। लेकिन तुम्हारे और वर्षा के कॉल रिकॉर्ड्स में तुम्हारा कोई कनेक्शन सामने नहीं आया। हमारे पास दूसरे नंबर्स थे, हम उसी पर बात करते थे। वर्षा का दूसरा नंबर दो। हाँ बोल छिड़के। अगर सुनीता, नीलम, कुसुम और गुरबंश वर्षा को मिलने आते थे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वर्षा भी उनके गैंग की हो? सर, सुनीता के पहले पति की इंफॉर्मेशन मिली है, उसका एक घर नायगांव में है। एक मिनट सर। हेलो, ठीक है सर, वर्षा का फोन भी नायगांव में एक्टिव है। लेट्स गो। हेलो, हाँ मैं पैसे लेकर आई, मेरा बच्चा मुझे दे दो। हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं। खोलो इन्हें और लेकर चलो। सर, कुसुम, गुरबंश और नीलम तीनों को अरेस्ट कर लिया हमने।
विक्रम 3 दिन के लिए दिल्ली गया है और उसकी बीवी भी मायके गई है, तो हम उसका घर साफ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ नहीं चल सकती, क्योंकि विक्रम की बीवी के एब्सेंस में मैं वहां जाती रहती। अगर किसी ने मुझे वहां देख लिया ना, तो हम सबके सब फंस जाएंगे। हम सबको वहां भेजकर ये वर्षा पिछली लूट का पैसा लेकर भाग गई और फिर हमें पैसे देने से भी इनकार कर दिया। मैंने वो पैसे अपनी बेटी के ऑपरेशन के लिए दिए। सोचा था कि विक्रम का घर लूटने के बाद जो भी पैसा आएगा उसमें एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन इन्होंने विक्रम का घर लूटा ही नहीं। उस दिन पूजा भी तुम्हारे साथ थी और तुम सब विक्रम के घर चोरी करने गए थे, तो पूजा का मर्डर क्यों किया? मर्डर नहीं था, वो एक हादसा था। जल्दी कर। चल चल चलो, 10 मिनट में पूरा घर खाली करना है। बेबी पूजा। मौसी, मौसी धीमी आवाज में, किसी ने सुन लिया तो सब मरेंगे। और उसके बाद मौसी इतनी जोर से चिल्लाई कि हम सबको उस घर को बिना लूटे ही वहां से भागना पड़ा। ये तो पूजा की लाश को भी साथ में ले जाना चाह रही थी, वो तो हम किसी तरह से इन्हें लेकर भागे। निकलो यहाँ से, उठाओ मौसी, मौसी चलो जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से। चलो 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 चलो। मैं ही अभागन हूँ, मेरी वजह से मेरी बहू मर गई। उसकी लाश को मैं गले से भी नहीं लगा पाई। अगर इतना ही पछतावा था तो सच आके बताना चाहिए था हमें। बता देती साहब, बता देती। अगर मुझे अपने बेटे की फिक्र ना होती तो। इस केस में सुनीता द्वारा किए गए उस अपराध का भी खुलासा हुआ जिसमें उसने अपने पति अक्षय अडप्पा की हत्या करके उसकी लाश उसी के घर में चुनवा दी थी। सुनीता ने कहा कि उसका पति उसके साथ ज्यादतियां करता था और इन्हीं ज्यादतियों ने उसे उसकी हत्या के लिए उकसाया। लेकिन सुनीता ने वर्षा, नीलम, कुसुम और गुरबंश को जिन अपराधों के लिए उकसाया, क्या उसके लिए सिर्फ सुनीता को दोषी ठहराना सही होगा? दोष गुरबंश और पूजा का तो है, और दोष ड्रग एडिक्ट दर्शन का भी है, जिसकी बुरी आदतों ने उसकी मां और पत्नी को इस हताशा से भर दिया कि अपने घर को चलाने के लिए उन्हें किसी दूसरे का घर लूटना भी ठीक लगा। कुसुम के पिता राजेश कुसुम की नियति के लिए उतने ही दोषी थे जितने नीलम के पिता ब्रजेश नीलम की नियति के लिए। वहीं अगर वर्षा का पति दिलीप अपनी कैंसर पीड़ित बेटी को अपना बोझ न समझकर उसके इलाज को अपनी जिम्मेदारी समझता, तो गुरबंश, पूजा, कुसुम और नीलम के साथ साथ वर्षा भी सुनीता की विनाशकारी सोच का शिकार न बनती। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।